ताल्लुक है कि जो वन बाय वन जब हम कहते हैं कि जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए तो किस किस तरह से उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो टाइम टू टाइम उन ऑर्गेनिजम्स में चेंज आया। और जब फॉसिल डेवलप हुए तो उन फॉसिल्स की डेवलपमेंट जो है उसमें यूँ कह लीजिए कि उन फॉसिल के डेवलपमेंट हमें कैसे किस किस टाइम पे फॉसिल मिले और उन फॉसिल्स की हकीकत क्या है। ये स्क्रीन ब्लैंक हो गई, चढ़िएगा। उन फॉसिल्स की हकीकत क्या है, यानी बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि किस टाइम पे हमें कौन सा फॉसिल मिला, वो फॉसिल उसका ओरिजिन क्या था, और वो जो मिलने वाला फॉसिल था वो अपने टाइम से कितना पहले एग्जिस्ट कर सकता था। आज के टॉपिक में सबसे पहली बात तो बेटा हमारा कंसर्न जो है वो ये होगा कि ये जो कैम्ब्रियन पीरियड है जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, मैं अगर जो है वो दूसरा जो है वो भी ओपन कर लूँ, दूसरा एडिशन। तो जो हमने कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन पढ़ा था जिसमें हमने ये कहा था कि ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैम्ब्रियन लाइफ टाइम में वो प्रोड्यूस हुए थे। कैम्ब्रियन लाइफ टाइम में जो है हमें उनके फॉसिल मिलते हैं। लेकिन क्या उससे पहले भी हमें फॉसिल मिलते हैं, तो इसका जवाब है यस। हमें अब आकर उससे भी ज़्यादा फॉसिल जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं। और वो जो फॉसिल हमें मिले हैं बेसिकली उन फॉसिल्स की बुनियाद पे हमने बहुत से कंक्लूजन निकाले। तो अभी हम जो है वो यहाँ पर देखेंगे कि बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ कंसर्न करती है वो ये है कि जो हमारा पहला ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बना, या हमें कम से कम पहले जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है उसका फॉसिल कैसे मिला। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों से किया जा सकता है या जो आप लोगों के जहनों में भी आता होगा बेटा, वो ये सवाल है कि ये जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके फॉसिल कैसे बन गए। माना यूकैरियोट के फॉसिल बन सकते हैं, हार्ड पार्ट्स होते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमें प्रोकैरियोट्स के फॉसिल जिस ज़माने में मिलते हैं वो ज़माना है एक्चुअली, यहाँ देखिएगा, earliest direct evidence of these organisms dating from 3.5 billion years ago come from fossilized stromatolites। अब ये fossilized stromatolites क्या हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो फॉसिलाइज्ड स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं इनके बारे में समझना बड़ा ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही कहा ना कि प्रोकैरियोट्स कैसे, हमें कैसे पता लगा कि प्रोकैरियोट्स का ज़माना कब से स्टार्ट हुआ है। याद रखिए प्रोकैरियोट्स का ज़माना जानने के लिए हमारे पास सिर्फ एक सोर्स है, उसके अलावा प्रोकैरियोट्स कब आकर डेवलप हुए, उनके फॉसिल हमें कब मिलना शुरू हुए, हम इस ज़माने को गैस नहीं कर सकते। सिर्फ एक सोर्स है हमारे पास, और ये सोर्स भी हाइपोथेसाइज सॉरी ये सोर्स भी जो है ये लकीली हमें मिल गया है, वरना बहुत मुश्किल था कि हमें ये सोर्स मिलता। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, जो हमारे पास कल की रेडियल डायग्राम हमने जब अपने इस एक पूरे अर्थ के लाइफ टाइम को 1 आवर में जो है वो शॉर्ट किया था, तो उसके किस हिस्से में हमारे पास जो है वो प्रोकैरियोट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये इन्होंने साथ आपको रेडियल डायग्राम भी शो की हुई है। नंबर 2, स्ट्रोमेटोलाइट्स क्या हैं। स्ट्रोमेटोलाइट्स जो हैं वो एक बहुत ही पर्टिकुलर किस्म का स्ट्रक्चर हुआ करता है जो कि दो रॉक्स के दरमियान में बायोफिल्म की एग्जिस्टेंस जो है वो हमें बताता है। यानी ये वो वाहिद चीज़ है जो हमें ये बता सकती है कि इस जगह पर इस ज़माने में प्रोकैरियोट्स एग्जिस्ट करते थे। यहाँ दरमियान में अगर हमें बायोफिल्म मिलती है, ये एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है जो आप लोगों की थिंकिंग को इंटायरली चेंज कर सकता है। याद रखिए कि ये जो बायोफिल्म्स हैं ये बनाना किसका जो है वो एक किसकी एक बड़ी आदत है। ये बहुत से प्रोकैरियोट्स की बहुत जो है वो एक ऑब्वियस सी एक आदत है। क्या आदत है कि इन्होंने कॉलोनी बना के उसके इर्द गिर्द एक फैट की लेयर जो है वो उसके ज़रिए कॉलोनी को प्रोटेक्ट कर देना होता है। इसको आप कहते हैं बायोफिल्म। तो अगर हमें ये बायोफिल्म जो है इसके आसार दो रॉक्स के दरमियान में मिल जाते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि
इस उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि अगर मैंने उस दिन आप लोगों को तरीका बताया था कि अगर हमें ऑर्गेनिज्म में वो ना मिल रहे हों, एलिमेंट्स ना मिल रहे हों डेटिंग करने के लिए, तो फिर क्या तरीका होता है उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ टाइम को, ज़माने को जानने के लिए फिर क्या तरीका होता है? यानी आपकी आवाज़, यानी आपकी, हाँ जी समीना बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जो रॉक्स हैं उसके इर्द गिर्द जो रॉक्स हैं उनकी डेटिंग कर ली जाए, यानी हमें अगर इन दो रॉक्स के दरमियान में बायोफिल्म के आसार नज़र आ रहे हैं। अब वो जो बायोफिल्म है वो बेसिकली वो क्या चीज़ है, वो हमारे सामने नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो है एक पिक्चर निकाल लें स्ट्रोमेटोलाइट्स की, ठीक है, स्ट्रोमेटोलाइट्स की पिक्चर निकालने की कोशिश करते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो कैसे ये गेस करते हैं कि फ़लाँ चीज़ जो है वो स्ट्रोमेटोलाइट है। इसकी ये देखिए, स्ट्रोमेटोलाइट्स आर लेयर्ड बायोकेमिकल excretionary structure formed in shallow water by the trapping, binding and cementation of sedimentary grains in biofilms, स्पेशली साइनोबैक्टीरिया। ख़ास तौर पर साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये क्या होता है, ये बनाते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स। बायोफिल्म की तरह की एक जो है वो लेयर होती है जिसके अंदर सेडिमेंट्स भी ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये भी लिखा हुआ है, are stromatoliths are layered sedimentary formation that are created by photosynthetic bacteria. These organisms produce adhesive compound that cement sand and other rocky materials to form mineral microbial mats। और ये आज तक बैक्टीरिया बना रहे हैं, मतलब ये एंशियंट बैक्टीरिया का कैरेक्टर नहीं है, ये उस वक्त के बैक्टीरिया का कैरेक्टर भी है और आज के बैक्टीरिया का कैरेक्टर भी है कि ये स्ट्रोमेटोलाइट बनाते हैं, बायोफिल्म्स बनाते हैं, जिसमें उस बायोफिल्म के अंदर रॉक के पार्टिकल जो है वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। और उन रॉक के पार्टिकल्स के ट्रैप हो जाने की वजह से हम उसको पहचान सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं जो है ये पिक्चर निकालूं, ये देखिए स्ट्रोमेटोलाइट या स्ट्रोमेटोलिथ्स, आज तक हमने कभी इस तरह की कोई चीज़ देखी नहीं है। स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूं, हम लोगों ने फॉसिल देखे हुए हैं पैलियोंटोलॉजी में, बट नॉट लाइक दिस, नथिंग लाइक दिस। इस तरह की रॉक या इस तरह की चीज़ जो है वो हमने ऐसा नहीं देखी हुई। ये पानी के अंदर भी मौजूद है ये सारा कुछ, ये वो चीज़ है। ये देखिए यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ये ओल्डेस्ट फॉसिल, ये ओल्डेस्ट फॉसिल है, ठीक है। अब ये जो लेयर है ये आपको क्या बता रही है कि यहाँ पर माइक्रोब्स किसी न किसी ज़माने में रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये पूरी स्ट्रोमेटोलिथ नहीं है, बल्कि इसके दरमियान में से आपको बायोफिल्म्स मिल सकती हैं। अब आप इस रॉक को जब जो है वो करते हैं, इस रॉक को जब आप डेट करते हैं तो आपको पता लगता है कि जो है वो अपना ये रॉक जो है ये कितनी पुरानी है और ये स्ट्रोमेटोलिथ कितनी पुरानी है। बेटा 1 मिनट रुकिएगा प्लीज़। जी सॉरी। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली जो स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं जो भी हमें मिलती हैं वो एक्चुअली ये चीज़ें हैं। रॉक लेयर्स का कलर भी वैसे तो चेंज हो जाता है, लेकिन ये है कि रॉक लेयर्स के दरमियान में बायोफिल्म्स की फॉर्मेशन और इसको पहचानना जो है वो एक ख़ास अंदाज से होता है। और ये हमें पूरी अर्थ पर ऐसा जो है नहीं मिलती। हाँ, अर्थ के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर हमें ये मिल सकती है, जैसे बहुत पुरानी कोई झील है, बहुत पुराना समंदर, इस तरह से इन जगहों पर हमें वो मिल सकती है। अब ये जो है ये ऐसा आपको अपेरेंटली ये लग रहा है कि ये वो एरिया है जो किसी भी समंदर का साहिल है। ये देखिए पीछे सारा ओशन है और उसका साहिल है जिसमें ये हमें अपेरेंटली हमें ये नज़र आ सकती हैं, जस्ट लाइक दिस। इसमें देखिए कि ये साहिल है और उसके साथ ये आपको स्ट्रोमेटोलिथ्स नज़र आ रही हैं। तो अब आपके लिए ये जहन में लाना आसान हो गया है कि फर्स्ट सेल का ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के फॉसिल आखिर कैसे मिल सकते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के फॉसिल जो हैं वो अगर हमारे पास आ रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, वो कैसे हमें रिसीव हो रहे हैं, कैसे हमें पता लगा। बहुत बड़ा सवाल बहुत से लोग आपसे पूछ सकते हैं और आप में से बहुत से लोगों के पास इसका आंसर
आज से पहले, अभी से पहले नहीं होगा कि जी ठीक है कि आप बहुत से ऑर्गेनिज्म के फॉसिल जो है वो डेट कर लेते हैं, उनको पता करा लेते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स का फॉसिल कैसे मिलता है? तो ये बेटा आज उसका आंसर आपके पास है कि वो स्ट्रोमेटोलाइट्स होते हैं जिनके जरिए आप जो है वो फॉसिल्स को हासिल कर सकते हैं, प्रोकैरियोट्स के फॉसिल्स को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन आवर टॉपिक टुडे। सो ये स्ट्रोमेटोलाइट्स जो हैं ये हमें मिल जाते हैं, लेकिन अच्छा उसमें एक बात तो तय है, और वो क्या है कि आपको इनिशियल ज़माने में, शुरू के ज़माने में ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन ईयर्स, उस वक़्त तक सिर्फ कौन एग्जिस्ट कर रहे थे? प्रोकैरियोट्स। यानी उस वक़्त तक जो राज था वो प्रोकैरियोट्स का था। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि उस वक़्त के जो प्रोकैरियोट्स थे वो कौन थे? वो एनारोब्स थे, एनारोबिक थे। और अगर एरोबिक भी थे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो एरोबिक भी थे, तब भी क्या था? तब भी वो इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर सके थे कि जो दूसरे एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो सकें। लिहाजा पहले 1.5 बिलियन साल तक तो कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट हुआ था कि यूकैरियोट्स आ सकते, या कम अज़ कम जो इन्वायरमेंट है वो कोई इतना सूटेबल होता कि बाकी वैरायटी के ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट कर सकते होते। तो इस वजह से 1.5 बिलियन साल तक तो जो एग्जिस्टेंस थी वो प्रोकैरियोट्स की थी। इसमें मैं ये असल में टेबल, ये वाली बुक इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि इस बुक में प्रॉपर टेबल वो वाला गिवन है जिसमें जो है वो राइज एंड फॉल की इवेंट्स जी, जिसको हमने कल देखा था, पूरा वो टेबल ये वाला। ठीक है, तो अब इसमें ज़रा गौर कीजिए कि पहला जो ये यहाँ पर ये है, ओल्डेस्ट फॉसिल्स ऑफ सेल्स अपीयर 3.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, अब ये 3.5 बिलियन ईयर्स जो हैं ये हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक गौर कीजिए। ये देखिए, पहला यूकैरियोटिक सेल, और ये भी पता है कौन सा सेल है? ये भी वो सेल है जिसको आप नॉन टेक्सोनोमिक कहते हैं, यानी वो फॉसिल जो आप टेक्सोनोमी के लिहाज से उसको अभी तक क्लासिफाई नहीं कर सके, वो फॉसिल जो है वो भी आपको कितना अरसा पहले मिलता है? 1.8 बिलियन ईयर्स पहले। और पहला प्रोकैरियोट्स का फॉसिल कब आता है? 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, या 3500 मिलियन कह लें, क्योंकि ये यहाँ पर जो है वो आपके सामने, ये ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये तो मिलियन है ना, तो वो जब 3500 मिलियन कह रहा है तो इसका एक्चुअली मतलब 3.5 बिलियन ईयर्स है। तो पहला जो आपको फॉसिल मिलता है वो 3.5 बिलियन ईयर्स का है। ठीक है, और स्ट्रोमेटोलाइट्स जो मिलते हैं आपको, फिर होते 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 यहाँ तक का जो ज़माना है, इससे पहले आपको यूकैरियोट का कोई फॉसिल नहीं मिलता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनिशियली जो इन्वायरमेंट था वो यूकैरियोट्स के लिए नहीं था पॉसिबल कि वो वहाँ रह सकते। ख़ास तौर पर देखिए 2.7 बिलियन ईयर्स पहले क्या शुरू हो जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बिगिंस टू इंक्रीज। दिस इज द मोस्ट वाइटल पॉइंट। अगर आप गौर करें कि ऑक्सीजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और अब अगला स्टेप ही यही है कि स्ट्रोमेटोलाइट्स जब आप डिस्कवर कर ली, आपको पता लग गया कि ये जो लाइफ है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आफ्टर दैट आप देखते हैं कि जो आगे से आगे जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती है वो ये होती है कि एनारोब्स जो हैं उनके साथ साथ एरोब्स भी रहना शुरू हो जाते हैं। नाउ अब एनारोब्स और एरोब्स में क्या फ़र्क है? ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है। ठीक है, और एक एक करके ज़रा आप लोग जो है वो मुझे ये बताइए कि एनारोब्स और एरोब्स जो हैं इनमें क्या फ़र्क होता है? जी बेटा। वो एरोब्स हैं, और जो ऑक्सीजन के बगैर, मतलब ऑक्सीजन ना हो तो वो सरवाइव करें विदाउट ऑक्सीजन। जो एनारोब्स हैं, सर एनारोब्स वो हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मर जाएं, वो सरवाइव ना कर सकें। ठीक है, वो एनारोब्स हैं। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? चले पहले बाकी जो है वो इसको ज़रा डिटेल में आंसर करें। जी बेटा, और कोई? अगर हम अपनी लिस्ट में देखते हैं तो ये सबसे पहले नाम आ रहा है अक्सा का। जी बेटा।
सर ये जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहते हैं वो एरोबिक है, और एनएरोब्स जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रहते हैं। ओके फाइन। नवाज? सर सेम ही है, यही पॉइंट। किसी के पास इस डेफिनेशन के अलावा कोई यूनिक पॉइंट हो? सर ये ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर एरोब। चलें आप पहले, सुमेरा आप बोलो। सर उनके सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी के लिए। जी जी बिल्कुल। जोहा आप बताइए क्या कहनी थी आप? सर मैं कह रही थी कि जो एरोब्स होते हैं ना, ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ये ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर यूज करते हैं, और जो एनारोबिक होते हैं वो और मतलब कंपाउंड्स वो एलिमेंट्स यूज करते हैं। कहाँ ऑक्सीजन को एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ चाहिए होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ओके जी। सानिया आप कुछ कह रही थी? नहीं सॉरी, यहाँ पे वैसे मेरा माउस आया हुआ था आपके नेम के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो जी बेटा कौन है? समीना ये आप कुछ कहते हैं ना कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और एनारोबिक? एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म शायद नहीं। सर ग्लाइकोलाइसिस है सर। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ग्लाइकोलाइसिस है, फर्मेंटेशन है। सर वो सर हाँ सर फर्मेंटेशन है ना, साइटोप्लाज्म में होता है ना वो तो। नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में कोई फर्क है? सेम है। हैं? नहीं सर, वो मतलब नहीं है ग्लूकोज की फर्क? ब्रेकडाउन कर बनाते हैं ना, वही जो सर एनारोबिक वाले होते हैं। फर्मेंटेशन जब होता है जब ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाए सर, फिर फर्मेंटेशन होता है ना, आई थिंक सो ऐसा ही है समथिंग। नहीं ग्लूकोज कम हो जाए सर, कंफ्यूज हो रहे हैं अब। जी, एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में फर्क है या नहीं? सर फर्मेंटेशन इसकी टाइप ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप को छोड़ के बाकी तो तीनों स्टेप सेम होते हैं। तो फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन नहीं होती है। फर्मेंटेशन में भी ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन नहीं है। जी जोहा? फर्मेंटेशन एनारोबिक की टाइप है ना। हाँ। मैंने आप लोगों को बताया नहीं हुआ ये? हाउ इज इट पॉसिबल? ये नहीं हो सकता कि मैंने आपको ना बताया हो। आप में से एक दो ने ख़ास तौर पे जोहा और सुमेरा ने कुछ उस बात तक गए हैं जो है फ़र्क थोड़ा सा, लेकिन जो एक्चुअल फ़र्क है वो कोई भी नहीं बता सका कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में कोई फ़र्क भी है या नहीं। एनी अक्सा आप ट्राई करेंगे? नो सर आप बता दें। अल्लाह अकबर। अच्छा ये भी बड़ा मसला है ना, पूरा बोर्ड खोलना पड़ता है। बेटा अब ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर रुक के ना एक दो बातें हम समझेंगे, चाहे उसका ताल्लुक हमारे करंट लेक्चर से है या नहीं है, लेकिन एक दो बातें बहुत क्लियर करें। और आप यकीन करें ये इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप जब ये सुनेंगे तो आप सर पकड़ के रह जाएंगे कि ये क्या बात कर दी है सर ने। तो अब ज़रा खातिर जमा रखिएगा। एक मिनट। अच्छा जी, अच्छा जी बेटा, यहाँ पर बात हो रही है रेस्पिरेशन की, ठीक है? रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन को तो आप फ़िलहाल एक साइड पर रखें। रेस्पिरेशन के लिहाज से दो तरह के ऑर्गेनिज़म होते हैं,
एक होते हैं जिनको आप कहते हैं एनारोब्स, और भी होते हैं प्रोकैरियोट्स में ख़ास तौर पर, दूसरे होते हैं जिनको आप कहते हैं एरोब्स। ठीक है, एनारोब्स वो होते हैं कि जिनको, या एरोब्स वो होते हैं जिनको एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC इन माइटोकॉन्ड्रिया, जिस वक्त माइटोकॉन्ड्रिया में ETC हो रही होती है, ETC से मुराद असल में ये वही है कि जब आप एक दफ़ा रेस्पायरेशन की तरफ जाएंगे तो अभी आपको पता लगेगा कि रेस्पायरेशन जो है उसमें आम तौर पर हर तरह की रेस्पायरेशन में 3 स्टेप्स जो हैं वो लाजमन होते हैं। सबसे पहला होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है तीसरा स्टेप। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तीसरा स्टेप होता है ये कहाँ पर होता है बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में जब आप जाते हैं तो आपको पता ये लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है वो आपका ये स्टेप होता है, जिसको आप एक्चुअली अगर नेट पर आप ढूंढते हैं तो ये रेस्पिरेटरी चेन के नाम से आपको मिलेगा। आप इस बुक में भी अगर ढूंढेंगे तो भी आपको ये रेस्पिरेटरी चेन के नाम से मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, जब आप ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, गौर कीजिएगा, ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोज को ब्रेक करके आप पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, पायरुविक एसिड को आप भेजते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ये जो है वो रेस्पिरेशन है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होकर किस स्टेप से गुजरता है? एक बहुत बड़े साइकिल से गुजरता है जिसको आप कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये क्रेब्स है, और इस क्रेब्स साइकिल में से आपको मिलते हैं NADH। ये NADH जो है ये आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। नाउ दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वो इलेक्ट्रॉन है विच इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, ये वो इलेक्ट्रॉन है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन आपने फ्री रहने दिया तो इसका मतलब ये होगा कि आपका सेल जो है वो उसकी डेथ हो सकती है, बिकॉज कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपके इवन DNA को भी क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। आपका DNA या रिड्यूस हो जाएगा या ऑक्सीडाइज हो जाएगा या रेडिकल बन जाएगा और उसकी बेस के ऊपर DNA तबाह हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रोटीन्स, आपके प्रोटीन्स को डीनेचर कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो जाता है, रेडिकल बन जाता है और वहां पर फिर वो प्रोटीन डीनेचर हो जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको इस इलेक्ट्रॉन को किसके हवाले करना है? ये इलेक्ट्रॉन आप किसके हवाले करते हैं बेटा? ऑक्सीजन के हवाले करते हैं। हाफ ऑक्सीजन का एटम होता है और 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, उससे मिलके हाफ ऑक्सीजन, उससे मिला के आप क्या बनाते हैं? वाटर। ये वो पॉइंट है जहाँ पर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को क्या रिक्वायर्ड होता है? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। यानी हर एरोबिक ऑर्गेनिज्म, आपको पता है कि आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर अपनी बॉडी में लिए बैठे हैं, लंग्स, जिनका काम है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाना, और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का काम सिर्फ इस जगह है जो मैंने आपको बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया के एंड पे जाकर उसके इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बनाना। ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में सिर्फ इसलिए आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड क्यों होती है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने आपको ATP बनाकर देनी होती है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहां पर आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। एनारोब्स कौन होते हैं? एनारोब्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नाइट्रोजन को, खास तौर पर नाइट्रोजन को यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और नाइट्रोजन से क्या बना देते हैं? NO2 और NO3 वगैरह बना देते हैं। ये एनारोब्स होते हैं। लेकिन अब आइए रेस्पिरेशन की अगली टाइप। रेस्पिरेशन की जो टाइप्स हैं उनमें आप कहते हैं, एक है एरोबिक जिसमें आपको ऑक्सीजन चाहिए, दूसरी है एनारोबिक जिसमें आपको स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन नहीं चाहिए, किसी सूरत भी आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। बेटा फर्मेंटेशन, अब गौर से सुनिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? आप हाई एनर्जी कंपाउंड को CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो एनारोबिक में भी और इसमें आपको ऑलमोस्ट कितने मिलते हैं? 32 ATP मिलते हैं। वो जो 36 का फिगर है वो भी गलत है। अच्छा, एनारोबिक में हाई एनर्जी कंपाउंड को आप कन्वर्ट करते हैं NO2 प्लस वाटर प्लस, और उसके बाद तकरीबन 38 ATPs बनाते हैं। एनारोबिक इज नेवर फर्मेंटेशन, याद रखिएगा, फॉर गॉड सेक ये मत भूलिएगा।
और अगर आप में से कोई पढ़ाना शुरू कर चुका है तो अपने बच्चों को ये गलत कॉन्सेप्ट मत दीजिएगा। फर्मेंटेशन टोटल डिफरेंट चीज़ है, एनारोबिक रेस्पिरेशन टोटल डिफरेंट चीज़ है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी, अब इसको आप देखिए, गौर कीजिए, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड्स, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड्स। अब इसमें गौर कीजिएगा, हाई एनर्जी कंपाउंड्स। अब मैं एक और वर्ड यहां पर लिखने लगा हूं, इसको आप कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड्स। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ CH बॉन्ड्स। बेटा मुझे इन दोनों में बताइए, क्या C6H12O6 में CH बॉन्ड्स हैं? बिल्कुल हैं। C6H12O6 में CH बॉन्ड्स मौजूद हैं। क्या इसमें CH बॉन्ड है? कोई नहीं है। क्या इसमें CH बॉन्ड है? कोई नहीं है। जब ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक कर दिया जाएगा, उसमें कोई CH बॉन्ड नहीं रहेगा, तो उसको आप क्या कहते हैं? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इधर देखिए, C6H12O6 CH बॉन्ड्स मौजूद हैं? जी बिल्कुल मौजूद हैं। यहां है? कोई नहीं है। यहां है? कोई नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास CH बॉन्ड्स नहीं रहा। जब आपका जो हाई एनर्जी कंपाउंड है वो सारे CH बॉन्ड्स तोड़ चुका होगा, तो उसको आप कहेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और ये किस कैटेगरी में आएगा? रेस्पिरेशन की कैटेगरी में। बेटा जी फर्मेंटेशन का आप सुन लीजिएगा। फर्मेंटेशन पर्पसफुल होता है एक प्रोसीजर जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है। C6H12O6, इसको जब आप ब्रेक करते हैं तो इसके दो नताइज निकल सकते हैं, या C2H5OH यानी अल्कोहल बनती है, या इसके नतीजे में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। फॉर्मूला मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड में भी CH बॉन्ड्स भरे पड़े हैं, C2H5OH में भी CH बॉन्ड्स भरे पड़े हैं। क्या यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई है? नहीं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुई। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को आप कहते हैं फर्मेंटेशन। याद रखिए, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। एक दफा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी। अगर फर्मेंटेशन हो रही है तो वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी बॉडी में फर्मेंटेशन क्यों होती है। मैं अब जो है ना वो आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा कंप्लीटली बता दूं, क्योंकि ये जो है वो आगे एक जो प्रोसेस आ रहा है ना एवोल्यूशन का, उसमें ये बात समझना ज़रूरी है। गौर कीजिएगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है विच अकर्स इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, या इसको आप कह सकते हैं विच अकर्स इन aerobic organism, which occurs in aerobic organisms during lack of oxygen. आप दही में फर्मेंटेशन करवाते हैं, दूध में फर्मेंटेशन करवाते हैं, वो दही बन जाता है। क्या बनता है एंड पे? लैक्टिक एसिड। उसमें क्या होता है? उसमें आप उसके ऊपर एक कपड़ा दे देते हैं, वो जो दूध होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की वो कंसंट्रेशन नहीं होती जो चाहिए होती है बैक्टीरिया को, लिहाजा वो अपनी एनर्जी को कंप्लीटली यूटिलाइज करने के लिए, अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए लैक्टोज को ब्रेक करता है, लेकिन वो लैक्टोज को कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर सकता। लिहाजा क्या होता है कि वो इट एंड्स अप ब्रेकिंग द लैक्टोज इनटू द लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से, अब लैक्टिक एसिड में मैंने क्या बताया आपको? CH बॉन्ड्स हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। मिल्क के अंदर ऑक्सीजन की वो कंसंट्रेशन नहीं है कि बैक्टीरिया रेस्पिरेशन कर सके, लिहाजा वो किस तरफ चला जाता है? वो फर्मेंटेशन की तरफ चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही शराब बनती है। शराब आमतौर पर एनारोबिक फर्मेंटर्स में बनती है। शराब किस तरह बनाई जाती थी पुराने ज़माने में? वो एक गड्ढे में अंगूर भर के तो उसको ज़मीन में दबा दिया करते थे, मतलब अंगूर और पानी वगैरह भर के ज़मीन में दबा दिया करते थे, मतलब ऑक्सीजन की अमाउंट कम कर दी। ऑक्सीजन की अमाउंट कम कर दी, वो रेस्पिरेशन से अपनी एनर्जी पूरी करने के लिए किस तरफ चला गया? फर्मेंटेशन की तरफ। अब फर्मेंटेशन जो है और रेस्पिरेशन, इनमें सबसे बुनियादी फ़र्क क्या है? याद रखिए, रेस्पिरेशन में आपको कितने ATP मिलते हैं? ऑलमोस्ट 32। और फर्मेंटेशन एक दफ़ा हो तो उससे आपको कितने ATP मिलते हैं? 2। फर्मेंटेशन से आपको टोटल 2 ATP मिलते हैं। अब फर्मेंटेशन से जब आपको टोटल 2 ATP मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी।
बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू 32 ATP सिर्फ 2 हासिल हो रहे हैं, इसकी वजह से लैक्टिक एसिड मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक, एनारोबिक एंड फर्मेंटेशन। जी बेटा। मैं यहाँ जानबूझ के रुका हूँ आप लोगों के सवालात लेने के लिए, या आप लोगों के सर आपने जी सुमेरा। सर आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन से कैसे डिफरेंट किया? एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन से मैंने इस तरह किया है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको किसी सूरत भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। फर्मेंटेशन में ये होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से फर्मेंटेशन करना शुरू कर देता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन वो है ब्रीफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक और फर्मेंटेशन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि फर्मेंटेशन एक ब्रीफ लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें ब्रीफ लैक का कोई चक्कर नहीं है। स्ट्रिक्टली अवॉइडिंग द ऑक्सीजन, वो फिनोमिना क्या कहलाएगा? दैट फिनोमिना विल बी कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स में होती है, सॉरी फर्मेंटेशन आमतौर पर सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स में होती है जो एरोबिक कर रहे होते हैं लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए फर्मेंटेशन की तरफ चले जाते हैं। आप गौर कर लीजिए, शराब की मेकिंग देख लीजिए, खमीर की मेकिंग देख लीजिए, दूध के दही की मेकिंग देख लीजिए, प्रोडक्ट्स में देख लीजिए, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स एरोबिक हैं, उनमें से कोई भी एनारोबिक नहीं है। एनारोबिक का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की जगह किसी और एलिमेंट को एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज करना, ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे किसको यूज कर रहा है? ऑक्सीजन को, वो एरोबिक है। अगर वो थोड़ी देर के लिए क्रेब्स साइकिल को भी अवॉइड कर देता है, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस करता है और उसके बाद उसको इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की तरफ मोड़ देता है, तो वो फर्मेंटेशन होगी, और ये ज्यादातर एरोबिक में होती है थोड़ी देर के लिए। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एनारोब्स होते हैं सिर्फ उनमें ही एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, कि जब उनको ऑक्सीजन दी जाए तो वो मर जाएंगे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एनारोबिक रेस्पिरेटर्स जो हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि एनारोबिक रेस्पिरेटर्स ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तीनों करते हैं। फर्क सिर्फ और सिर्फ आखिरी एलिमेंट का होता है जिसने आकर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना होता है। जी, कोई और सवाल? हाँ जी सदफ, क्लियर हुआ? नवाज सर है? सर मैंने कहा ये दोनों एंड पे हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहते ना। बहुत ही अच्छी जी जी जी, अल्टीमेटली एरोबिक और एनारोबिक होने माइटोकॉन्ड्रिया में है दोनों। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी कंप्लीट है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी कंप्लीट स्टेप्स हैं, आखिरी जो एलिमेंट है उसका फर्क है। सॉरी समीना, आपकी आवाज़ नहीं आई बेटा, दोबारा बोलिएगा। बेटा आपका माइक अगर हैंड फ्री है ना, थोड़ा सा क्लोज करके बोलिएगा, एकदम आपकी आवाज़ गायब हो जाती है। मैंने कहा फिर भी क्यों कहते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एनारोबिक साइटोप्लाज्म में होती है। वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन को, उसका कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन सेम चीज़ें। ये एक अलमिया है
जो कि हम, अच्छा गजब ये है कि हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी यही है, पार्ट 1 में भी यही है। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो ये कॉन्सेप्ट अपना खुद क्लियर किया, मैंने तो हायर क्लास में भी नहीं पढ़ाई है कि इसको बाकायदा डिफरेंशिएट करके बताया गया। हाय, हमारा टाइम यही आज जो है वो सारा कंज्यूम हो गया, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आगे एंडो सिम्बायोसिस आ रही है और उसमें जो है ना ये बड़ा ज़रूरी है फ़र्क करना कि माइटोकॉन्ड्रिया कब रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो अगर जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वो अगर बढ़ती है तो इसका मतलब, इसका दो मतलब होंगे, ये गौर कीजिएगा आप यहाँ पर, इसके दो मतलब होंगे। एक इसका मतलब होगा अबंडेंस, या आप यूँ कह लीजिए कि मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसका ये मतलब होगा कि यहाँ पर जो है वो आपको एरोबिक, मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिज्म, या इसको आप कह लिए एरोबिक वैरायटी, ठीक है, एरोबिक वैरायटी। लेकिन उसके साथ ही आप क्या कहेंगे, और ये आपकी बुक में बड़ा वाज़ेह सेंटेंस लिखा हुआ है कि जैसे जैसे इस ज़माने में, यानी ये जो दरमियान का टाइम है जिसमें 3.5 बिलियन ईयर से लेकर 1.8 बिलियन ईयर्स के दरमियान का जो टाइम पीरियड आपको यहाँ पर उन्होंने शो किया हुआ है, इस टाइम पीरियड के दरमियान में बहुत बड़ा लॉस हुआ। किसका? वो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर, इवन अब आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि समंदरों के अंदर भी एक बड़ी अच्छी कंसंट्रेशन मौजूद है ऑक्सीजन की। समंदर के अंदर जो पानी के सर्कल्स बने हुए होते हैं, ये बात भी अपने क्लियर रखिएगा कि पानी जो है वो कोई भी फिश कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो वाटर को ब्रेक करके जो है वो वाटर को ब्रेक करे और वाटर को ब्रेक करके उसके हाइड्रोजन निकाले और उसकी ऑक्सीजन को यूज़ करे। नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि आपके पास ये वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इन वाटर के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्सीजन को जो है वो किया होता है, सराउंड किया होता है, और इसकी क्या होती है, डिफ्यूजन होती है पानी के अंदर, ठीक है। इस तरह से फिशेस जो हैं वो सांस लेती हैं। अब ये इस तरह से फिशेस जब सांस लेती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि शुरू के जो एनारोबिक समंदर थे, एनारोबिक सूप ऑफ ओशन था, वो आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट हो गया, वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो गया एरोबिक में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ आपकी ही बुक से जो है वो आपकी ही बुक की ना एक चीज़ जो है वो दिखाता हूँ, ऑक्सीजनेशन ऑफ रॉक लेयर्स। वो रॉक लेयर्स जिनमें ख़ास तौर पर आयरन था ना, वो रॉक लेयर्स जो हैं वो ब्राउनिश होती गई, वो रॉक लेयर्स ब्राउनिश होती गई। मैं आपको यहाँ पर जो है वो जी ये देखिए, टू ट्रेस अर्थ ऑक्सीजन हिस्ट्री। अब यहाँ पर आप देखिए ख़ास तौर पर अर्थ की वो लेयर्स जो ख़ास तौर पर ब्राउनिश अपीयर होती हैं ना, उनमें ये कहा जाता है कि ये उस ज़माने की लेयर्स हैं जब जो है वो अर्थ के ऊपर जो है वो मौजूद थी, वो इन लेयर्स के अंदर आयरन मौजूद था, लेकिन ऑक्सीजनेशन होने की वजह से सबसे पहले, क्योंकि समंदर एकदम ऑक्सीजनेट नहीं हो गया, गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर, समंदर एकदम से ऑक्सीजनेट नहीं हो गया, बल्कि पहले क्या हुआ कि समंदर के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना शुरू हुई, उस ऑक्सीजन को पहले एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया सॉइल की लेयर्स ने। सॉइल की लेयर्स ने जब उनको एब्जॉर्ब किया तो वो सॉइल की लेयर्स जो हैं वो जो आयरन की वजह से वो ब्राउनिश होना शुरू हो गई। अब जब सॉइल की लेयर्स कवर हो गई तो उसके बाद वो ऑक्सीजन समंदर में आना शुरू हो गई। यानी समंदर में पहले ऑक्सीजन नहीं आई, पहले ऑक्सीजन सॉइल में गई, सॉइल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो जो समंदर है, क्योंकि सॉइल की लेयर्स जब ऑक्सीजन से भर जाती हैं तो उसके बाद वो ऑक्सीजन पानी में आ जाती है और उस ऑक्सीजन की वजह से एनारोबिक लाइफ को नुकसान पहुंचता है। और आहिस्ता आहिस्ता जब समंदर भर जाता है उस ऑक्सीजन से, फिर वो समंदर जो है वो उस ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन ने एक तरह से रॉक लेयर्स को भी चेंज कर दिया है। मैं यहाँ पर आपको वो सेंटेंस दिखाता हूँ, ये देखिए, enough concentration to react with the element dissolved in water including iron
This would have caused iron to precipitate as an iron oxide, which accumulated as sediments. These sediments were compressed into banded iron formation, red layers of rock containing iron oxide that are a source of iron ore today. जिससे हम आजकल आयरन निकालते हैं, वो रेड लेयर्स एक्चुअली उस जमाने की बनी हुई है। देखिए, गौर कीजिए कितनी रेड लेयर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जिनसे हम निकालते हैं वो बेसिकली वो इन्हीं बैक्टीरिया के, एरोबिक बैक्टीरिया के बने हुए जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया का किया हुआ सारा काम है वो, ठीक है। इसमें भी इन्होंने ये एग्जांपल दिखाई हुई है कि ये यहाँ पर नीचे ये वाला एरिया जो है, उसके बाद जो है कंपोजिट रॉक्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनका कलर ये होता है। तो हर दफ़ा ये ज़रूरी नहीं है कि जो रॉक की लेयर रेड कलर की है वो हमेशा ही आयरन से भरी हुई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो पुरानी रॉक की लेयर्स हैं उनको ब्राउनिश या रेडिश करने का जो है वो ज़िम्मा वो उन्हीं बैक्टीरिया का है एक्चुअली, जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज़ करना शुरू हो गए थे फोटोसिंथेसिस करते करते, ठीक है। ये उन बैक्टीरिया का कारनामा है। तो ऑक्सीजनेशन जो है वो शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर क्या होता है कि अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है वो आ जाता है किसके लिए सूटेबल हो जाता है, वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए। ये देखिए, ये वो ज़माना दिखा रहा है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, इसको आप ऑक्सीजन रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। बिलियंस ऑफ ईयर्स में तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स के बाद, बल्कि उससे भी ज़्यादा, यहाँ से अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो एकदम ऑक्सीजन एक्सप्लोजन होता है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। उसके बाद एक और ज़माना आता है, जाहिर है ये वो ज़माना होगा एक्चुअली कि जिसमें एलजी आ गए और उन्होंने मज़ीद ऑक्सीजन को ज़्यादा कर दिया, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वेरी करना शुरू हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है लिविंग ऑर्गेनिज्म भी वेरी करना शुरू हो गए थे। सो दिस इज़ हाउ ऑक्सीजन वॉज क्रिएटेड एंड दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड द फॉसिल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स इन द इनसाइड द ओशंस और वाटर एटसेट्रा। जी बेटा। सर आपने कहा था ऑक्सीजन की मूवमेंट हुई फिर वाटर के अंदर। सर वाटर के अंदर तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है ना, फिर कैसे मूवमेंट? पहले नहीं थी ना, जिस जमाने में ये प्रोकैरियोट्स थे उस जमाने में तो नहीं थी, ये तो बाद में बनी है सारी। जी बेटा। सर वाटर का फार्मूला तो H2O है ना, तो पहले वाटर जी कैसा जी, था, उसका फार्मूला क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जब ऑक्सीजन नहीं थी तो पहले वाटर का क्या फॉर्मूला। बेटा देखिए, मतलब दिस इज अ जीनियस क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। अर्थ की फॉर्मेशन के टाइम पे, अर्थ की फॉर्मेशन के टाइम पे अर्थ का जो इन्वायरमेंट था दैट वाज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, जिसमें यूवी रेज भी थी, इलेक्ट्रिसिटी भी थी, और इलेक्ट्रिसिटी से मुराद ये है कि वो थंडर्स थे, जाहिर है। अब वो क्या था कि उस दौरान डिफरेंट एलिमेंट्स की जो है वो होती रही, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि एक एलिमेंट अर्थ पे मौजूद एलिमेंट ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में नहीं थी। इस बात पे गौर कीजिएगा, जिस टाइम पर अर्थ की फॉर्मेशन हुई है उस टाइम पर अर्थ पे ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में नहीं थी, बल्कि वो यूँ कह लीजिए कि एसोसिएटेड फॉर्म में थी डिफरेंट एलिमेंट्स के, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर इसी तरीके से और आप देख सकते हैं डिफरेंट ओर्स। ये जिस ऑक्सीजन की बात हो रही है ये वो ऑक्सीजन है जो गैशियस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में आना शुरू हो गई। ये उस ऑक्सीजन की बात हो रही है बेसिकली। जब आप उस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो O2 है। H2O कैसे बना? H2O का बनना वो तब की बात है जिस टाइम अर्थ के ऊपर एक्सट्रीमली हाईली रिएक्टिव इन्वायरमेंट था। और आपको ये बात पता है कि इनिशियली अर्थ के ऊपर जो बारिश हुई है उसमें पहले पानी मौजूद नहीं था, बल्कि उसको पहले उसके रिएक्शंस हुए हैं जिसके नतीजे में वाटर बनता गया है और क्लाउड्स की फॉर्म में रहा है। उसके बाद जब जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे आता गया अर्थ का, तो वो जो पानी बरसा है वो बेसिकली उसकी वजह से जो है वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला
मुर्दे में से जिंदा निकालता है, तो ज़मीन जो है वो तो मुर्दा थी। तो जो इनिशियल इन्वायरमेंट है आपको उसकी तरफ जाना पड़ेगा। इनिशियल इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन बाउंडेड फॉर्म में ज़रूर थी, लेकिन वो उसकी गैशियस फॉर्म में मौजूद नहीं थी। ये जो बैक्टीरिया हैं इन्होंने ऑक्सीजन को गैस की फॉर्म में ज़्यादा करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन अगर मौजूद थी भी ना, तो वो इतनी कम थी, अगर आप गैशियस फॉर्म की बात करते हैं तो वो इतनी कम थी कि वो लाइफ को यानी सपोर्ट करने के काबिल नहीं थी। लेकिन इन्होंने इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस की कि अल्टीमेटली वो लाइफ को सपोर्ट करने के काबिल जो है वो हो जाती। ठीक है, तो ये है वजह जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो अर्थ पर गैशियस फॉर्म में आई बाद में। वाटर का बनना, उसमें ज़्यादातर कसूर बिग बैंग अर्थ की फॉर्मेशन जो हम हेडियन इरा कहते हैं ना, ये वाला जो है हेडियन इरा, उसके रिएक्शंस हैं। ये वाला ये हेडियन इरा है। ठीक है, ये वाला, या आप इसको कह लीजिए वो जो ऊपर टेबल है, इस वाले टेबल में चलते हैं, ये वाला, ये वो टाइप अर्थ के ऊपर वाटर भी बना है और अर्थ के ऊपर जो है उसके बाद बारिशें भी हुई हैं और बहुत टिका के वाटर जो है वो जमीन। सर ये केमोसिंथेटिक थ्योरी है ना वैसे? हाँ जी, ये वो है जिसमें अभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बने। ये इसको एक और, हाँ कीमोसिंथेटिक, इसको एक और नाम भी देते थे, मेरे जहन से निकल गया। कई थेरीज हैं। जी बेटा, एनी मोर क्वेश्चन? सर सर आप ये व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं? जी जोहा बोलिए। सर आप ये जो व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं इसका कलर बहुत लाइट होता है, नजर ही नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता कुछ से। हाँ सर, बिल्कुल ही नजर क्या नहीं चीज यूज आता। करता हूँ? सर ये व्हाइट बोर्ड जहाँ पे आप लिखते हैं सारा मटेरियल, वहाँ समझ नहीं आता। ओहो ओहो, एक मिनट सॉरी, ये मैंने ना ज़रा थोड़ा सा स्क्रीन मैंने जूम इन नहीं किया, सॉरी। ये मुझे जूम इन करना चाहिए था, ये मैंने ना जूम इन नहीं किया, जिसकी वजह से ना आप लोगों को वाकई नहीं नज़र आएगा, क्योंकि मैं भी नोट कर रहा था, मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ। तो ये ना मैं आप लोगों को एक दफ़ा इसकी पिक्चर का कुछ कर लेते हैं। तो ये जो है ना वो सॉफ्टवेयर भी दबा दे जाता है कभी कभी ना, तो इसको जो है ना मैं इसकी पिक्चर ले लूँगा, आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ये वाकई बहुत शॉर्ट लिखा है। सर ये कलर बहुत लाइट है, कलर्स। हाँ वो अगर वो होते हैं ना, अगर मैंने जूम किया होता तो वो कलर भी ठीक रहने थे। वो बेसिकली यही हुआ है। जी अब बेहतर? जी सर। सर वो पहले वाला सर वो पहले वाला पहले वाला क्या? मतलब आप जी जो आप अब यूज करते हैं ना, ये सही नहीं से नजर आता। आपकी आवाज़ ना कट रही है, मैं ना आप ना मुझे इसका वो बताइएगा, व्हाट्सएप पर बताइएगा, इसको ठीक कर लेते हैं। अगर वो पहले वाला, अच्छा पहले वाले बोर्ड की बात करें, उस पहले वाले बोर्ड का प्रॉब्लम पता क्या है? वो बस मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ये डिवाइस ली है, ये डिवाइस जिसमें मैं जो है वो इस पेन के ज़रिए लिखता हूँ। अब ये जो डिवाइस है ना, ये डिवाइस उस बोर्ड के साथ कंपैटिबल हो जाए, वो तो कमाल था। उसमें इतना ज़बरदस्त लिखा जाता था, वो इतना वो उसमें इतना थिक पेन, लेकिन बस वो पता नहीं क्यों नहीं यूज़ हो रही।